This is BVK TV. Watch deeply researched documental biography videos. Subscribe, like, hit the bell icon and share. नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत BVK TV पर। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि सारी अपडेट आपको मिलती चली जाए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केस्टो मुखर्जी, जो कि जाने माने हास्य अभिनेता रहे। एक ऐसे चरित्र को उन्होंने गढ़ा जो आज तक उनकी कोई भी टच भी नहीं कर पाया। शराबी का किरदार सिर्फ केस्टो मुखर्जी का नाम आता है उनका सुनते ही। तो आज उन्हीं की जीवनी है, लेकिन बहुत संघर्ष है, बहुत समस्याएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में। पूरी देखिएगा और जानिए आपके इस हास्य अभिनेता को जो कि असल ज़िंदगी में बहुत सीरियस थे। आइए देखते हैं केस्टो मुखर्जी की जीवन यात्रा। एक ऐसा अभिनेता जिन्होंने शराबी के किरदार में डाली जान। एक ऐसे हास्य कलाकार जिन्होंने बिना पिए ही ऐसी एक्टिंग की कि हर कोई हो गया हैरान। एक ऐसे कॉमेडियन जिन्होंने बिना बोले ही चेहरे से हंसा दिया। एक ऐसा एक्टर जिसने अपनी जिंदगी उसूलों पर जी। He is none other than legendary comedian actor केस्टो मुखर्जी। जवाब नहीं, बहुत दिनों में बाद गिरों की नदी में एक शेर नजर आया। केस्टो, वो टैक्सी में सामान था पैसेंजर का, किधर है? इतना बड़ा सामान साथ में है। बीवी की दवा दारू में सब बिक जाए सब। बीवी की दवा में या तुम्हारी दारू में? दारू में। बड़ा पहले ना ठीक कहा। उस वक्त मैं टून था, लेकिन टून होने के बाद मैं होश में आता हूँ और मुझे बराबर दिखाई देता है। और पीने के बाद मेरा दिमाग सही जगह पे चलता है। माफ कीजिए साहब। अरे काली बिल्ली भाई, कब मिलेगी मेरी लुगाई? नहीं साहब, नशा उतरने वाली बात मत कीजिए साहब। 2 बोतल पीने के बाद नशा मिला, बड़ी मुश्किल से। धर और राम प्रसाद, अरे बम्बई में बड़े बड़े गुंडों की छुट्टी कर दी मैंने। केस्टो मुखर्जी का जन्म 7 अगस्त सन 1925 को हुआ। जगह थी कोलकाता। शुरुआत से ही अभिनय में बड़ी दिलचस्पी रखते थे केस्टो मुखर्जी, इसीलिए कई नुक्कड़ नाटक किए, रंगमंच पर नाटक किए और अपनी कलाकारी दिखाते चले गए। फिर उन्हें लगा कि क्यों ना फिल्मों की तरफ रुख किया जाए, इसीलिए पहले बंगाली फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और आखिरकार इसमें कामयाब भी हुए। साल 1952 ऋत्विक घटक की बंगाली फिल्म नागरिक से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। और हिंदी फिल्मों में इन्हें लाने का श्रेय जाता है ऋषिकेश मुखर्जी को। ऋषिकेश मुखर्जी पहले ऐसे निर्माता निर्देशक रहे जिन्होंने केस्टो मुखर्जी पर विश्वास दिखाया था। उन्होंने अपनी फिल्म मुसाफिर में इन्हें एक रोल दिया था। ये एक छोटी सी कॉमेडियन की भूमिका थी। ये फिल्म एक औसत हिट रही और साल 1957 में रिलीज हुई थी। पर केस्टो मुखर्जी इस फिल्म में अपने कॉमेडियन अंदाज से छाप बनाने में कामयाब रहे। उन्होंने इस फिल्म में एक स्ट्रीट डांसर की भूमिका निभाई थी। अरे तुम लंगड़े नहीं हो? अरे बाप रे, तो इसमें भी कोई मिलावट है? मिलावट नहीं बाबूजी, बनावट है बनावट। ये मिलावट और बनावट का ही जमाना है। पूरे आदमी से भी किसी को हमदर्दी होती है बाबूजी। जब भगवान लंगड़ा ही ना पैदा करे तो खुद बनना पड़ता। चलो। हाँ हाँ चले बाबूजी। अच्छा। दो बंगाली फिल्में सन 1958 में रिलीज हुई। एक फिल्म थी बारी थे के पालिए। इसमें जादूगर की भूमिका में नजर आए केस्टो मुखर्जी। वहीं अजांत्रिक फिल्म में एक पागल का किरदार भी निभाया केस्टो मुखर्जी ने। फिर केस्टो मुखर्जी को लगा मुझे और फिल्मों में काम करना चाहिए। आखिरकार उनकी फिर मुलाकात हुई बिमल रॉय से। तब उस वक्त बिमल दा ने कहा अभी काम नहीं है, बाद में आइएगा। पर केस्टो मुखर्जी को काम की इतनी ज्यादा जरूरत थी कि वो वहां से
गए ही नहीं और खड़े ही रहे। और थोड़ी देर बाद जब बिमल दा ने देखा कि ये आदमी यहाँ से गया नहीं है, तब वो बड़ा गुस्सा हो गए और गुस्से में फिर बोल पड़े, देखो भाई, अभी मुझे सिर्फ एक कुत्ते की आवाज की जरूरत है, क्या तुम भौंक सकते हो? ये बात केशतो मुखर्जी ने बड़ी सीरियस अंदाज में ली और बोले, आप एक बार मौका तो दीजिए। और फिर केशतो मुखर्जी ने हूबहू कुत्ते की आवाज निकालना शुरू कर दिया। बिमल दा को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि केशतो उनकी बात को इतना सीरियस ले लेंगे, क्योंकि बिमल दा को तो कोई ऐसा किरदार चाहिए ही नहीं था। बस वो गुस्से से बोल दिए थे। लेकिन जब उन्होंने केशतो मुखर्जी के इस सादा और जुनून भरे अंदाज को देखा तो वो केशतो मुखर्जी के कायल हो गए। और फिर उन्होंने उसी वक्त वादा भी किया कि मैं तुम्हें अपनी फिल्म में जरूर काम दूंगा। हालांकि बिमल रॉय की अब तक यही छवि थी कि वो गंभीर और सामाजिक विषयों पर ही फिल्म बनाते हैं, पर उन दिनों बिमल रॉय सोचने लगे थे क्यों ना मेरी फिल्मों में हल्की फुल्की कॉमेडी भी डाली जाए। और उन्हें जो कॉमेडियन चाहिए था वो उन्हें केशतो मुखर्जी के रूप में अब मिल ही चुका था। साल 1960 में परख फिल्म रिलीज हुई, जिसमें मुख्य भूमिका के रूप में साधना और मोतीलाल काम कर रहे थे। वहीं केशतो मुखर्जी को बिमल रॉय ने इस फिल्म में मौका दे दिया और एक तरीके से परखना शुरू कर दिया। इस फिल्म में केशतो मुखर्जी ने कमाल का किरदार निभाया और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। और इसी फिल्म के लिए फिर 1961 में बिमल रॉय को फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। इस फिल्म में केशतो मुखर्जी ने कंपाउंडर केशतो की भूमिका निभाई थी। यहाँ ये भी गौरतलब है कि कई फिल्मों में केशतो मुखर्जी का नाम केशतो ही हुआ करता था। छोटे डॉक्टर बाबू, आज की पर्ची और दे दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहने दिया था कि पैसा लाया बगैर ये मनुष्य मत दिखाना। मेरी तरफ था 1 रुपया 3 आना और उसमें से तूने मेरे पास जमा किए थे 2 रुपया। जमा जमा मैंने कब किए थे? ये थे तुझे भी याद ही नहीं। चुपचाप वहां बैठ जा। इस तरह बिमल रॉय के साथ केशतो मुखर्जी का फिल्मी सफर शुरू हो गया। इसके बाद 1962 में प्रेम पत्र फिल्म बनाई और उसका निर्देशन किया, तो उसमें भी काम किया केशतो मुखर्जी ने और ये फिल्म भी एक हिट फिल्म रही थी। इन फिल्मों के अलावा केशतो मुखर्जी और कई फिल्मों में काम कर रहे थे। अलग अलग भूमिकाएं उन्होंने निभाई, दर्शकों ने बहुत पसंद किया। फिर आया साल सन 1960, फिल्म रिलीज हुई मासूम। इसमें एक CID ऑफिसर के तौर पर जब नजर आए तो लोगों ने बहुत पसंद किया। और फिर सन 1962 में चाइना टाउन में इन्होंने केशतो का ही किरदार निभाया, केशतो मुखर्जी। सन 1965 की फिल्म थी फरार, जिसमें एक स्कूल चौकीदार के रूप में नजर आए। और 1966 में पिंजरे के पंछी में केशतो नाई का रोल करते नजर आए। केशतो मुखर्जी ने ऐसे कई किरदार निभाए। 1960 से 1970 के बीच, यानी पूरे 10 साल के बीच कई फिल्मों का हिस्सा रहे केशतो मुखर्जी और अब इनकी जरूरत हर फिल्मों को पड़ने लगी थी। इनमें महमूद की एक फिल्म थी पड़ोसन, जिसमें किशोर कुमार की संगीत मंडली में, यानी किशोर कुमार और सुनील दत्त के दोस्तों में एक दोस्त थे केशतो मुखर्जी और इनका किरदार बंगाली किरदार ही था, यानी कलकत्तिया अंदाज में ये जवाब देते थे। इधर आ। जरा पढ़ के बता इनको सही डायलॉग क्या है। लिखे थे जे लॉयला अपना प्यारे प्यारे मजनू को जंगल जंगल में पुकारता है। क्या? गैस बोल। गैस 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 गैस। केशतो मुखर्जी के साथ खास बात ये भी रहती थी कि इन्हें हंसाने के लिए किसी डायलॉग की जरूरत नहीं पड़ती थी। बस चेहरे के एक्सप्रेशन, आंखों को घुमाने का तरीका और इनके कर्ली हेयर को जो अक्सर इनकी आंखों के सामने आ जाते थे, उनको देखकर ही लोग हंस पड़ते थे और हंस हंस कर लोटपोट हो जाने के लिए मजबूर हो जाया करते थे। इसी कारण केशतो मुखर्जी को काम मिलता चला गया, पर उनके पास इतना भी काम नहीं था
कि समय ना हो। उनके पास काम की कमी रहा करती थी और आर्थिक स्थिति भी इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसीलिए अलग अलग निर्माता निर्देशकों के यहाँ अक्सर ई जाया करते और काम मांगा करते थे। ऐसे ही एक दिन असीत सेन से इन्होंने काम मांगने के लिए मुलाकात की। असीत सेन बंगाली थे और बंगाली फिल्मों के साथ साथ वो हिंदी सिनेमा में भी अपना परचम लहरा रहे थे। वहाँ भी निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। सफ़र, बैराग, ममता ऐसी कई हिट फिल्में बनाई थी। यही सोचकर केशव मुखर्जी ने इनसे मुलाकात की और फिर असीत सेन के साथ मुलाकात कामयाब भी रही। उन दिनों असीत सेन एक फिल्म बना रहे थे जिसमें हीरो थे जितेंद्र और हीरोइन नूतन थी। ये एक पारिवारिक फिल्म थी। फिल्म का नाम था माँ और ममता। और असीत सेन उस समय एक शराबी के रोल के लिए कॉमेडियन को लेने की सोच रहे थे। हालांकि उस वक्त जॉनी वॉकर का जमाना था। 50, 60 और 70 के दशक में बहुत सी फिल्मों में उन्होंने शराबी के रोल निभाए थे और टॉप के कॉमेडियन बन चुके थे। फीस भी ज़्यादा थी और उनसे जब मुलाकात हुई तब समय भी नहीं था उनके पास और इतनी फीस असीत सेन नहीं दे सकते थे। इसके बाद असीत सेन ने सोचा क्यों ना जगदीप और महमूद को ट्राई किया जाए, लेकिन जगदीप और महमूद दोनों ही बहुत ज़्यादा बिजी थे। और ऐसे वक्त में ही केशव मुखर्जी जब असीत सेन के पास पहुंचे और काम मांगने लगे तो असीत सेन ने उसी वक्त कह दिया, केशव, एक शराबी कॉमेडियन का रोल है, क्या तुम करना पसंद करोगे? तब केशव मुखर्जी ने बिना कुछ सोचे समझे बस कह दिया, जी हाँ, मैं आपका ये रोल करने के लिए तैयार हूँ। और उसी वक्त केशव मुखर्जी के दिमाग में जॉनी वॉकर का चेहरा भी आ गया। उन्होंने सोचा जब इतना अच्छा शराबी का किरदार बिना शराब पिए जॉनी वॉकर निभा सकते हैं तो फिर मेरी कोशिश कामयाब क्यों नहीं होगी, मैं भी ऐसा कर दिखाऊंगा। केशव मुखर्जी की सन 1970 में माँ और ममता फिल्म रिलीज हुई, जो कि पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर केशव मुखर्जी को शराबी के रोल में पेश करने वाली फिल्म साबित हुई। और इस शराबी के रोल को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया और इस नए अवतार को देखकर खुद केशव मुखर्जी भी चौंक गए। हाँ, धर्म की रक्षा धर्म के ठेकेदारों, अगर धर्म का इतना ही ख्याल है तो अपनी धर्म की कमाई से भरी तिजोरियों की मुंह खोलकर भर दो ना उसका मुंह। चल चल, शराबी कहीं का। शराब मैं जरूर पीता हूँ, लेकिन किसी का खून नहीं पीता हूँ। फिर उसके बाद सन 1970 में सुहाना सफर में भी केशव मुखर्जी ने शराबी की ही भूमिका निभाई और इस कैरेक्टर का नाम था केशव। केशव, मैं तेरे बाप के बराबर हूँ, मुझ पर रहम कर, बख्श दे मुझे, वरना मैं तुझे तोप के उड़ा दूंगा। पिताजी, केशव मुखर्जी ने अपनी अदायगी से ऐसी जान डाली कि अब तो हर डायरेक्टर की पसंद बनने लगे केशव मुखर्जी। लोग कहने लगे फिल्मों में केशव मुखर्जी के लिए रोल लिखे जाएं। एक शराबी का किरदार तो फिल्म में होना ही होना चाहिए, भले ही छोटा सा रोल ही क्यों ना हो। जवान, कल रात में आपको जब बोला था मैनेजर, आपने बोला मैं कर्नल हूँ। आज मैं जो होश में आने के बाद आपको बोला हेलो कर्नल, आपने बोला मैं जवान हूँ। बाप का माना क्या? दोस्त। इस तरह शराबी का एक किरदार फिल्मों की जान बनता चला गया। केशव मुखर्जी ने ऐसी शराबी की एक्टिंग की कि लोग अब यही समझने लग गए थे कि केशव मुखर्जी शायद शराब के नशे में ही चूर रहते हैं और इसीलिए अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। इतनी रियल एक्टिंग तो कोई शराबी ही कर सकता है। कई बार तो केशव मुखर्जी को खुद ये यकीन दिलाना पड़ता था कि आपने शराब नहीं पी है, आप बिना पिए एक्ट कर रहे हैं। आदमी तो पूरे 25 ही है, तो फिर मेरी रोटी खा ले। अरे समय सुन, क्या है? तू रोटी बराबर गिन के लाई थी ना? हाँ बाबा, रोटी बराबर थी। तू नशे में गिनती भूल गया। जा, फिर से गिन। हाँ, ये भी हो सकता है, मैं फिर से गिन लेता। ये कमाल था केशव मुखर्जी की एक्टिंग का और इसी एक्टिंग के कायल हुए जाने माने लेखक और फिल्म निर्माता निर्देशक गुलजार। उन्होंने केशव मुखर्जी की एक्टिंग को बहुत पसंद किया और फिर गुलजार ने अपनी पहली फिल्म निर्देशन के रूप में जो बनाई मेरे अपने, उसमें केशव मुखर्जी को भी रोल दिया। ये फिल्म सन 1971 में रिलीज हुई थी
लेकिन कमाल बात यह है, इस फिल्म में केशव मुखर्जी ने शराबी का रोल नहीं किया था। उन्होंने मीना कुमारी के दूर के रिश्तेदार का किरदार निभाया, जो चाहता था कि मीना कुमारी उनके बेटे की देखभाल करे, और ये एक थोड़ा सा अलग शेड वाला किरदार था। ये केशव मुखर्जी का ऐसा किरदार था जो अब तक किसी ने पहले कभी नहीं देखा था, और इस अंदाज में गुलजार इन्हें पेश करने वाले निर्देशक रहे। शादी हो चुकी तुम्हारी? जी हाँ नीलू, मतलब मेरी वाइफ का नाम। बाल बच्चे हैं? जी हाँ, एक बच्ची है। तुम्हारी बहू तुम्हें नाम से पुकारती है? जी जी, मुझे जोतू कहती है। इसके बाद जब गुलजार ने परिचय फिल्म भी बनाई थी, उसमें भी केशव मुखर्जी को उन्होंने एक भूमिका दी, और इसमें एक ट्यूशन टीचर की भूमिका थी, यानी ट्यूटर की, जिसमें वो शरारती बच्चों के पास जाते हैं। अभी तो तुमने कुछ किया ही नहीं बेटा, तब ये हाल है। सोचो सोचो, अगर कुछ करोगे तो हम क्या हाल कर देंगे। मैंने बहुत तारीफ सुनी है तुम लोगों की। और बच्चे एक कछुए को छोड़ देते हैं। पीठ पर मोमबत्ती जल रही है, पर अंधेरे की वजह से कछुआ तो दिख नहीं रहा था, बस जलती हुई मोमबत्ती नजर आ रही थी। भूत समझकर टीचर बने केशव मुखर्जी का डरना लाजमी था, और फिर वो वहां से किस तरह बोरिया बिस्तर लेकर भाग जाता है, ये अभिनय केशव मुखर्जी ने ऐसा किया, आज भी लोग उस सीन को याद करते हैं और हंसते चले जाते हैं। इन किरदारों में तो कहीं ना कहीं डायलॉग हैं, पर कॉमेडियन महमूद ने तो केशव मुखर्जी को एक ऐसे रूप में पेश कर दिया जो कि दर्शक देखते रह गए। ये फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा। इस फिल्म में ऐसा किरदार था केशव मुखर्जी का जो बिना बोले ही लोगों को हंसाने का काम करता था। इस फिल्म में केशव सोते ही रहते हैं और सोते सोते ही कॉमेडी का इंजेक्शन लगाते रहते हैं। सिर्फ सोते हुए ही कॉमेडी करना और लोगों को हंसा देना, ऐसा एक्ट तो केशव मुखर्जी जैसे सधे हुए कलाकार ही कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर फिल्मों में केशव मुखर्जी ने शराबी का रोल ही किया, और ये भी किस्मत की बात रही कि जिस इंसान ने कभी शराब पीकर एक्टिंग नहीं की, उसकी पहचान फिल्मी दुनिया में एक शराबी के रूप में ही हो गई। साल 1973 वो साल था जो लेकर आया था बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन, यानी अमिताभ बच्चन को लेकर प्रकाश मेहरा की फिल्म थी जंजीर। इस फिल्म में भी केशव मुखर्जी ने ऐसा रोल किया कि लोगों को उनका काम बहुत पसंद आया। साहब ये लीजिए, जरूरत होगी तो फिर मांग लूंगा, आप ले लीजिए ना। सोच लो। जी साहब ठीक है। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। साहब आप ही की मेहरबानी। अच्छा गंगू, मैं चलता हूँ, देर हो रही। सर चाय तो पीते जाइए। धनसु, धनसु, अबे जल्दी चला। अब तो शराबी का कैरेक्टर इसके बाद फिल्मों की जान बनता चला गया। सन 1973 में ही बड़ा कबूतर नाम से भी एक फिल्म आई थी, जिसमें केशव मुखर्जी ने अपना फेवरेट रोल निभाया। ये शराबी का ही किरदार था। इसी साल लोफर फिल्म भी रिलीज हुई, जिसमें केशव मुखर्जी ने शराब खरीदने वाले का रोल निभाया, और वो महान चरित्र अभिनेता और कॉमेडियन ओम प्रकाश से फलों का मोल भाव भी करते हैं। ये भी कमाल की फिल्म रही, और केशव मुखर्जी के रोल ने फिर से जान डाल दी। भैया, आज तुम्हारे सेब का क्या भाव है? जो कल था। कल क्या था? जो आज है। आज कल। ऐसे ही साल 1974 में एक फिल्म का निर्माण शुरू हुआ, जो कि 1975 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था चुपके चुपके। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म चुपके चुपके में केशव मुखर्जी ने ऐसी शराबी की भूमिका निभाई जो हमेशा कंफ्यूज रहता है और अनजाने में गलतियां करता ही रहता है। इस फिल्म में भी केशव मुखर्जी ने ऐसा इंटरेस्टिंग किरदार निभाया जो कि यादगार बन गया। और फिर 1975 में एक और ब्लॉकबस्टर यादगार फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम शोले। इस फिल्म को कौन भूल सकता है। इस फिल्म में एक एक कैरेक्टर ने अपनी अदायगी की ऐसी छाप छोड़ी जिसे कोई भी नहीं भूल सकता।
केशव मुखर्जी भी उनमें से एक कलाकार रहे जिन्होंने हरिराम नाई का किरदार निभाया, जो कि जेलर असरानी के लिए जासूसी करता है। यह किरदार बहुत कमाल का रहा। ये हरिराम नाई का किरदार ही जासूसी करते करते अनजाने में बेवकूफ बन जाता है और जय और वीरू को जेल से बाहर पहुंचाने में एक तरीके से मदद कर देता है। साहब। हाँ हरिराम, क्या खबर लाए हो? साहब होशियार रहिए, जेल में सुरंग बनने वाली है। आओ, जेल में सुरंग? क्या हो गया? ऐसे ही कई रोल केशव मुखर्जी ने अलग अलग फिल्मों में निभाए और सभी बेहतरीन तरीके से अदा किए। आधी से ज्यादा एक्टिंग तो केशव मुखर्जी बिना बोले ही अपने चेहरे के हाव भाव से ही कर देते थे। केशव मुखर्जी अपनी कॉमेडी के लिए आज भी जाने जाते हैं, पर ऐसी बात नहीं है कि केशव मुखर्जी सिर्फ कॉमेडी रोल ही किया करते थे। गुलजार ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था किताब। ये 1970 में रिलीज हुई थी। इसमें केशव मुखर्जी ने सीरियस टीचर का चरित्र निभाया था और कई फिल्में थी जिसमें केशव मुखर्जी ने बहुत सी सहायक भूमिकाएं भी की थी। लेकिन केशव मुखर्जी का शराबी का किरदार जो अक्सर वो निभाते थे, बाकी उनके निभाए हुए दूसरे किरदारों पर भारी ही पड़ता था। और फिर आगे चलकर सफलता में ऐसा वक्त भी आया कि केशव मुखर्जी गानों की भी जान बन गए। सन 1977 में आई थी फिल्म इनकार। इसका एक सुपरहिट गाना आज भी पसंद किया जाता है और रीमिक्स होकर आता है, तू मुंगड़ा। इस गाने में केशव ने बिना डायलॉग के अपनी आंखों और चेहरे से ऐसे हाव भाव, ऐसे एक्सप्रेशन दिए थे कि गाने में हेलन का डांस तो लोगों ने देखा, लेकिन उस डांस को देखते देखते केशव मुखर्जी की शराबी की एक्टिंग देखकर लोग अपनी हंसी भी नहीं रोक पा रहे थे। एक तरफ हेलन का जलवा था, दूसरी तरफ केशव मुखर्जी का कॉमेडियन अंदाज। वहीं इसी साल फिल्म चाचा भतीजा भी रिलीज हुई थी। इस फिल्म में केशव मुखर्जी ने धर्मेंद्र के दोस्त का रोल निभाया और धर्मेंद्र अपने दोस्त को बुलाया करते थे। अरे पर तू किधर जाता? यानी इस फिल्म में भी केशव नाम ही था केशव मुखर्जी का। माला, तू एक काम करना, सीधा धगुल के पास चली जा और उस साले से सूद के साथ सारे के सारे वसूल कर लेना। बोलना केशव ने भेजा, समझी? जा, हो जाएगा काम। चुप है चमचे, जास्ती बड़बड़ की तो तेरी शादी में एक बोतल नहीं देने की, चाय समझ ले। इस फिल्म में भी एक गीत फिल्माया गया केशव मुखर्जी पर, जिस गाने में टुनटुन और केशव मुखर्जी की शादी दिखाई जाती है। गाने के बोल हैं, शादी मनाने को केशव चला। देखो उस्ताद, जब तक तुम अपन के मैरिज में नाचोगे नहीं, गाओगे नहीं, हम कुछ नहीं बताएगा। अबे, हनीमून इधर मनाना या पुलिस स्टेशन? केशव की बारात में हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, योगिता बाली और रणधीर कपूर चारों के चारों डांस करते नजर आए। केशव मुखर्जी ने साल 1978 में एक फिल्म की थी जिसका नाम था राहु केतु। इसमें शराबी ड्राइवर का रोल इन्होंने ऐसा निभाया कि लोगों ने बहुत पसंद किया। बोलना चाहिए साहब, बोलना चाहिए, पर इस लाश को मैं अकेले कैसे ले जाऊं? बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो बैटरी चार्ज कर लूं, फिर इसे ले जा रहा हूँ, उसके बाद इसे ले बैटरी चार्ज करने के बाद। केशव मुखर्जी यूं तो सभी के साथ काम करते थे, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में ज्यादा नजर आते थे। या फिर यूं भी कह सकते हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी उन्हें अपने लिए बहुत लकी मानते थे, क्योंकि जब साल 1977 में ऋषिकेश मुखर्जी ने गोलमाल फिल्म बनाई तो उसमें केशव मुखर्जी के लिए कोई भी रोल नहीं था, लेकिन फिर भी ऋषिकेश मुखर्जी ने कैसे भी करके केशव को उस फिल्म में इन कर दिया। 1 मिनट का वो सीन था और वो सीन भी बड़ा कमाल का रहा। इस फिल्म में केशव मुखर्जी एक शराबी हैं, शराब बेचने वाले होते हैं और बार बार वो अक्सर पुलिस थाने में पकड़ लिए जाते थे। ओम प्रकाश इस फिल्म में पुलिस वाले का रोल कर रहे हैं और उसी थाने में उत्पल दत्त और केशव मुखर्जी की मुलाकात और वो जो कॉमेडी थी, वो एक जबरदस्त सीन गोलमाल फिल्म का आज भी याद किया जाता है। उस सीन में केशव मुखर्जी टोपी में से शराब निकालकर उत्पल दत्त को देते हैं कि लो भाई तुम भी पी लो। ऐसे बहुत सारे रोल हैं जो कि केशव मुखर्जी ने निभाए और लोगों ने बहुत पसंद किए और एक तरीके से तालियों के जरिए उन्हें अवार्ड भी दे दिया। पर जिस फिल्म से अवार्ड मिला वो फिल्म थी सन 1980 की
खूबसूरत उस फिल्म का नाम जिसमें अशोक कुमार, रेखा, राकेश रोशन जैसे कलाकार नजर आए। इस फिल्म में केशव मुखर्जी ने डेविड के घर पर एक हास्य कुक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया और केशव मुखर्जी के इस काफिया मिलाने वाले अंदाज को भी। जहां जहां वो काफिया मिलाना भूल जाते थे वहां पर केशव को मुर्गा बनना पड़ता था। चल मुंह खोल मुर्गा बोल आज क्या खिलाओगे, ये रहा सवाल। बाजरे की रोटी और मसूर की दाल। ये फिल्म एकमात्र ऐसी फिल्म रही जिसने केशव मुखर्जी को दिलाया सर्वश्रेष्ठ हास्य भूमिका का फिल्म फेयर अवार्ड। साल 1981 में केशव मुखर्जी को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। ऐसा नहीं है कि केशव मुखर्जी को अवार्ड के लिए नॉमिनेट सिर्फ खूबसूरत के लिए ही किया गया हो। इससे पहले और भी फिल्में रही जिनमें ये सेलेक्ट हुए थे। सन 1975 में फिल्म थी काला सोना। 1977 बेस्ट कॉमेडियन के लिए नॉमिनेशन हुआ चाचा भतीजा फिल्म के लिए। 1978 में फिर आज़ाद फिल्म के लिए और 1980 में आई बेरहम फिल्म के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया था। पर सिर्फ एक ही फिल्म फेयर अवार्ड को मौका मिला केशव मुखर्जी को जीतने का, यानी केशव मुखर्जी की झोली में जाने का। और फिर 1981 में भी शराबी का रोल निभाया। फिल्म का नाम था मैं और मेरा हाथी। केशव मुखर्जी ने हिंदी सिनेमा में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने फिल्मों में कई तरह की सहायक भूमिका निभाई, पर पहचान शराबी कॉमेडियन के रूप में ही मिली। केशव मुखर्जी अपने काम के प्रति बहुत सजग थे, लेकिन आर्थिक स्थिति हमेशा उनकी अच्छी नहीं रही। जब बेरहम फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब केशव मुखर्जी की तबीयत ज्यादा खराब रहा करती थी। पर क्या करें, पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इलाज भी करवाना था और साथ ही परिवार की जिम्मेदारियां भी निभानी थी। इसीलिए तबीयत खराब हुई तो भी वो फिल्म की शूटिंग पर पहुंचे, काम किया और ऐसा किया कि लोगों ने बहुत पसंद किया। एक तरीके से यूं कहें कि अपने काम के प्रति इतने सजग और इतने जुनूनी थे केशव मुखर्जी कि उन्होंने अपनी बीमारी की परवाह भी नहीं की। जब मेरे घर में आके कोई पानी भी दे मुझे बहुत हंसी आती है। ये मेरी लैला और मैं उसका मजनू। अरे क्या गाती है मेरी बुलबुल, समझ में। केशव मुखर्जी की फैमिली की ओर नजर करें तो इनके 2 बेटे थे। केशव मुखर्जी कभी भी नहीं चाहते थे कि उनके बेटे फिल्मों में आए। वो अपने परिवार को फिल्मी दुनिया से दूर ही रखा करते थे। वो चाहते थे कि मेरे बेटे पढ़ाई करें, बड़ा बेटा पायलट बने और छोटा बेटा डॉक्टर। केशव मुखर्जी के बड़े बेटे बबलू मुखर्जी एक इंटरव्यू में बताते थे कि केशव असल जिंदगी में कॉमेडियन नहीं थे, वो बड़े ही सीरियस कैरेक्टर वाले इंसान थे। दोनों बेटों से वो कभी भी फिल्मों की बातें नहीं करते थे, बस पढ़ाई की ही बातें किया करते थे। यहाँ तक कि कोई भी फिल्मी हस्ती जब केशव मुखर्जी से मिलने के लिए घर पर आती तो वो अपने बच्चों से मुलाकात बिल्कुल भी नहीं करवाते थे। कभी किसी से हुई भी तो बहुत अनजाने में। इसके पीछे केशव मुखर्जी का ये ख्याल था कि कहीं मेरे बच्चे फिल्मी दुनिया की तरफ रुख ना कर लें, कहीं उनका ख्याल मेरी लाइन में आने का ना हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ें, पायलट और डॉक्टर बने, ना कि कोई एक्टर। केशव मुखर्जी के फिल्मी करियर की बात करें तो 30 से ज्यादा साल उन्होंने भारतीय सिनेमा को दिए और तकरीबन 90 से ज्यादा फिल्मों में काम भी किया। केशव मुखर्जी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, अक्सर फाइनेंस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। इतने सालों के अनुभव से केशव मुखर्जी को इस बात का अंदाजा था कि फिल्मी दुनिया में आप हैं, पर आपको हमेशा काम मिलता रहे, इस बात की कभी भी कोई गारंटी नहीं होती। केशव मुखर्जी ज्यादा किसी से मिला नहीं करते थे, यहाँ तक कि मीडिया से भी हमेशा दूर रहते थे। टेलीविजन या समाचार पत्र को इंटरव्यू देना उन्हें पसंद नहीं था। अपना काम करना और काम करके सीधे घर आना, यही उनका सिद्धांत रहा था। लेकिन हमें रिसर्च में पता चला कि एक व्यक्ति ने उनका इंटरव्यू उनके घर जाकर लिया था और उनकी पत्नी के साथ उनकी तस्वीर भी खींची थी। उस वक्त केशव मुखर्जी ने अपने दिल की कुछ बातें साझा की थी जिनका अब तक किसी को पता ही नहीं था। केशव मुखर्जी ने उस इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं कोलकाता से मुंबई आया तब उस वक्त मेरी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मैं काम की तलाश में था। वो दिन केशव मुखर्जी के लिए बहुत स्ट्रगल वाले दिन थे। रेलवे क्वार्टर में सोने की जगह तो मिल जाती, पर दोनों वक्त का खाना मिलेगा ये
ज़रूरी नहीं था। बहुत ज़्यादा तनाव में वो वक्त गुजरा था। कब काम मिलेगा, कैसे काम मिलेगा, यही टेंशन बड़ी सताने लगी थी। ऐसे में शराब ने सहारा दिया ताकि रात में नींद आ सके। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि आगे चलकर मैं शराबी के रोल के लिए जाना जाऊंगा। यहाँ केशव मुखर्जी ये भी बताते हैं कि मैं किसी क्लासिक रोल के लिए कभी सोच भी नहीं सकता था। ऐसा मैं सोचकर आया भी नहीं था और ना ही ऐसे किसी किरदार के लिए मैं इंतजार कर सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बड़ा हीरो नहीं बन सकता। मुझे बस कुछ काम चाहिए था, मुझे अपने परिवार को पालना था। और दर्शकों ने जब मुझे शराबी के रूप में अपनाया और प्यार दिया तो इससे ज़्यादा मुझे और खुशी क्या हो सकती है। अगर मैं टाइपकास्ट हूँ तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि जैसा लोग मुझे देखना चाहते हैं मैं वैसा ही उनके लिए बन गया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया। हाँ, मैंने लगाया है, पर मैंने कभी शूटिंग के समय शराब नहीं पी। मैंने अपनी मेहनत से अपना घर बनाया है। अपने परिवार का मैं ध्यान रखता हूँ। अपने बच्चों की सही परवरिश करना, उन्हें एक लक्ष्य तक पहुँचाना, यही मेरा सपना है। यही बातें अपने परिवार के लिए सोचा करते थे केशव मुखर्जी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जो केशव का दिल झकझोर गया और वो गम में डूब गए। 1980 के दशक में केशव मुखर्जी के छोटे बेटे की एक सड़क हादसे में मौत हो गई और केशव गम में डूब गए। आजकल इतने उदास क्यों रहते हो भाई? अरे कादर, मैं क्या बताऊं भाई, अंजू बिटिया चले जाने से जिंदगानी के टूट ही चला गया। और फिर साल आया सन 1982 और तारीख 2 मार्च। अचानक सभी को पता चला कि केशव मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने बॉम्बे में अपने घर में अंतिम सांस ली है। सबको हंसाने वाले केशव मुखर्जी एकदम अचानक से इस दुनिया से अलविदा इस तरह कह जाएंगे, किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ तक कि केशव ने भी नहीं सोचा होगा। ये भी विधि का विधान बड़ा अजीब रहा कि केशव मुखर्जी को ना ही फिल्मी दुनिया से अंतिम विदाई मिली, ना ही मीडिया से, ना ही कहीं और से, जिसके वो सही मायने में हकदार थे। केशव मुखर्जी अपने बेटे को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनकी मौत के बाद उनके बेटे बबलू मुखर्जी के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आ जाएगी। बबलू मुखर्जी ने जिम्मेदारी बखूबी निभाई। मिमिक्री आर्टिस्ट बनकर अपना काम शुरू किया। बबलू मुखर्जी को फिल्मों में सफलता भी मिली। बबलू मुखर्जी ने बहुत सारी फिल्में और टीवी सीरियल्स किए हैं। उनकी शादी पूनम के साथ हुई थी और वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, पर फिलहाल वो अभी एक्टिंग का कोई भी काम नहीं लेते। केशव मुखर्जी को इस दुनिया से रुखसत हुए कई साल हो चुके हैं, पर आज भी वो अपनी एक्टिंग और किरदारों की वजह से हमारे दिलों में बसे हुए हैं। आज भी लोग उनकी मिमिक्री करते हैं और मिमिक्री को पसंद किया जाता है। केशव मुखर्जी ऐसा सितारा है जो कभी भी हमारे जहन से दूर नहीं हो सकता। केशव मुखर्जी जैसे बेहतरीन कलाकार और उनकी ज़बरदस्त एक्टिंग का कोई सानी नहीं है और ना ही हो सकता है। बीवी का टीवी सलाम करता है केशव मुखर्जी को, जिन्होंने हमें खूब हंसाया और हमें उनके जीवन से ये भी पता चला कि एक हास्य अभिनेता के पीछे कितना दर्द भी छिपा होता है, कैसे कैसे लोग काम करते थे, और उनका जीवन देखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छी चीज़ें हमें जाननी चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगली बायोग्राफी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है, जो कि हास्य अभिनेत्री की है। ऐसी हास्य अभिनेत्री जो भारतीय सिनेमा की पहली हास्य अभिनेत्री बनी, जिन्हें हम टुनटुन के नाम से जानते हैं। असल नाम उमा देवी। उनकी पूरी जीवनी आप तक पहुंचाएंगे अगली बायोग्राफी में। तब तक थोड़ा सा इंतजार कीजिए और आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम जो बायोग्राफीज बनाते हैं उसमें बहुत मेहनत होती है, ऐसे ही नहीं बनाते हैं। इसलिए प्यार देते रहिए और आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को और डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।